सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी की हत्या के बाद 1948 में आरएसएस को बैन लगा देते हैं, लेकिन उनकी मूर्ति बनाने वाला कौन? नरेंद्र मोदी। स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने के लिए ब्रॉन्ज पैनल्स चाइना से मंगवाया जाता है। क्या यह आत्मनिर्भर भारत का मजाक नहीं? अब लगभग 3000 करोड़ की लागत से बनी स्टैचू को सरकार दुनिया का अट्रैक्शन मानती है, लेकिन विदेशी टूरिस्ट इसे केवल सबसे ऊंची मूर्ति के रूप में देखते हैं, न कि वर्ल्ड क्लास आर्ट के रूप में। अब 31 अक्टूबर साल 2018 में स्टैचू ऑफ यूनिटी की उद्घाटन होती है, लेकिन इसी दिन 72 गाँवों में चूल्हा नहीं जलता है और इस दिन को यह लोग ब्लैक डे के रूप में मनाया। अब क्या 3000 करोड़ सरकार देश की शिक्षा, मेडिकल डेवलपमेंट या गरीबों के लिए यूज नहीं कर सकती, या फिर इन रुपयों को पॉलिटिक्स के लिए यूज किया गया? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूर्ति की जो दुनिया की सबसे ऊंची है, लेकिन इसके पीछे राज इतने गहरे हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस विशालकाय प्रतिमा की जो गुजरात की नर्मदा नदी के किनारे खड़ी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एकता की मूर्ति के निर्माण में कितनी असमानताएं छिपी हैं? कितने आदिवासियों के आंसू इसमें घुले हैं और कितने राज जो सरकार नहीं बताती? आज हम खोलेंगे इन रहस्यों को फैक्ट के साथ, ताकि आप खुद फैसला कर सकें। अगर आप तैयार हैं इस सफर के लिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं दयाल का सब स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, कल्पना कीजिए 182 मीटर ऊंची एक मूर्ति जो दुनिया की सबसे बड़ी है, स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध से भी बड़ी। ये मूर्ति सरदार पटेल की है, जिन्हें हम भारत के लौह पुरुष कहते हैं। लेकिन क्यों बनाई गई ये मूर्ति और इसके पीछे का रहस्य क्या है? सरदार पटेल ने 1947 में 562 सियासतों को एक करके भारत को एकजुट किया। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर सबको मिलाया। लेकिन आज जब हम उनकी मूर्ति देखते हैं तो सवाल उठता है, क्या यह सच्ची श्रद्धांजलि है या राजनीतिक खेल? चलिए इतिहास से शुरू करते हैं। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था और कांग्रेस के नेता थे, और वहीं नेहरू जी भी कांग्रेस के नेता थे। लेकिन सरदार पटेल और नेहरू जी में बनती नहीं थी और दोनों में हमेशा वाद विवाद रहता था। अब सरदार पटेल क्या करते हैं? गांधी जी की हत्या के बाद 1948 में आरएसएस पर बैन लगा देते हैं, क्योंकि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो भारत में समाज को संगठित कर हिंदू संस्कृति और राष्ट्रवाद को मजबूत बनाने का काम करता है। सरदार पटेल चाहते थे भारत सेकुलर भारत रहे। अरे भाई, काहे के सेकुलर भारत? जब देश का बंटवारा हिंदू मुस्लिम की वजह से हुआ तो कैसा सेकुलर भारत? लेकिन आज उनकी मूर्ति बनाने वाला कौन? नरेंद्र मोदी। और जब नरेंद्र मोदी साल 2013 में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने की घोषणा की, तब वह गुजरात के सीएम थे, और तब से लेकर साल 2018 तक यह स्टैचू ऑफ यूनिटी बनकर तैयार हुई, और इसमें लागत करीब 3000 करोड़ रुपए लगी थी। हाँ, आपने सही सुना, 3000 करोड़। लेकिन ये पैसा कहाँ से आया और क्या यह सही इस्तेमाल था? अब आते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माण के राज पर। स्टैचू ऑफ यूनिटी साधु वेद नाम की एक छोटी सी पहाड़ी पर बनी है, नर्मदा नदी डैम के पास। इसके निर्माण के लिए पहाड़ों को काटा गया, लगभग 70 मीटर से 55 मीटर तक, और 2,10,000 क्यूबिक मीटर सीमेंट और 18,500 टन स्टील और 1700 टन ब्रॉन्ज लगे। लेकिन आप स्टैचू ऑफ यूनिटी का रहस्य जानकर हैरान हो जाएंगे। तो यह रहा आपके सामने स्टैचू ऑफ यूनिटी का रहस्य। और बात करते हैं पहले रहस्य की। देखिए, सरकार ने स्टैचू ऑफ यूनिटी मूवमेंट चलाया, जिसमें किसानों से पुराने औजार मंगाकर 135 टन लोहा इकट्ठा किया और कहा गया कि ये पटेल की मूर्ति में इस्तेमाल होगा। लेकिन 109 टन फाउंडेशन में यूज हुआ, बाकी कहाँ गया? मूर्ति तो ब्रॉन्ज की है, स्टील और कंक्रीट की। ये तो एक मार्केटिंग गिमिक था ताकि लोग जुड़ें। लेकिन किसानों का लोहा जो उनके खुद के काम में यूज हो सकता था। लेकिन क्या सरकार करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत से मूर्ति बनाती है, तो क्या जो लोहा स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम पे सरकार किसानों से लिया, यह सरकार खुद के पास से नहीं लगा सकती थी? लगा सकती थी, लेकिन बस यह तो एक प्रोपेगेंडा बनाया गया।
और स्टैचू ऑफ यूनिटी का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य बात करें तो मेक इन इंडिया की बात करने वाली सरकार ने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने के लिए ब्रॉन्ज पैनल कहां से बनवाया? चीन से। जी हाँ, आपने सही सुना। स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए जियांगसी टोंग किंग ब्रॉन्ज इंडस्ट्री नाम की चाइनीज कंपनी ने कास्टिंग की, क्योंकि भारत में इतनी बड़ी फैसिलिटी नहीं थी। अब देखिए, सरदार पटेल ने भारत को एक किया। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तब ब्रिटिश शासक ने लगभग 562 प्रिंसली स्टेट को स्वतंत्र छोड़ दिया। मतलब ये राज्य चाहे तो भारत में मिल सकते थे, चाहे तो पाकिस्तान में, या फिर अलग स्वतंत्र देश भी बन सकते थे। तब सरदार पटेल ने प्रिंसली स्टेट के राजाओं को समझाकर, दबाव डालकर और समझौते करके भारत में शामिल किया और फिर कुछ सालों में भारत एक अखंड राष्ट्र बन गया। लेकिन उनकी मूर्ति के पार्ट चीन से मंगवाया गया। क्या यह आत्मनिर्भर भारत का मजाक नहीं? चलिए अब देख लेते हैं इसकी लागत की। L&T यानी लार्सन एंड टूब्रो ने 2,989 करोड़ का कंट्रैक्शन लिया, जिसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन, निर्माण और 15 साल की मेंटेनेंस का। अब गुजरात सरकार स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए 500 करोड़ का फंड दिया और केंद्र सरकार ने 300 करोड़ दिया और बाकी PSU से CSR फंड से मिला। लेकिन दोस्तों, 3,000 करोड़, सोचिए इतने पैसों का क्या क्या हो सकता था। एक यूनिवर्सिटी बन सकती थी जो हजारों युवाओं को जॉब देती, या स्किल डेवलपमेंट सेक्टर में लगाया जा सकता था जो लोकल बिजनेस बढ़ाते हैं। लेकिन नहीं, एक मूर्ति बनाई गई जो टूरिज्म से पैसा कमाएगी। चलिए देख लेते हैं वो भी टूरिज्म का दावा। अब सरकार कहती है कि यह दुनिया का अट्रैक्शन बनेगी, लेकिन ताजमहल, खजुराहो मंदिर और मीनाक्षी मंदिर जैसे स्मारक कला, आर्किटेक्चर और इतिहास के कारण वर्ल्ड क्लास अट्रैक्शन है। अब यहाँ तो पीछे रह जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। लेकिन स्टैचू ऑफ यूनिटी का मुख्य आकर्षण इसकी ऊंचाई है जो 182 मीटर है और यह दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है। लेकिन यह सौंदर्य और कला की श्रेणी में वर्ल्ड हेरिटेज लेवल मूवमेंट जैसा नहीं दिखता। इसीलिए बहुत से विदेशी टूरिस्ट इसे केवल सबसे ऊंची मूर्ति के रूप में देखते हैं, न कि वर्ल्ड क्लास आर्ट के रूप में। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी को गुजरात में नर्मदा जिले के केवड़िया में बनाया गया है। यह लोकेशन ऐसी जगह है कि अहमदाबाद से 4 घंटे और मुंबई से 8 घंटे से 9 घंटे की दूरी तय करके जाना पड़ता है। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। अब उसकी तुलना करें लोकेशन के नजरिए से स्टैचू ऑफ लिबर्टी और एफिल टावर से करें तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के न्यूयॉर्क जैसे वर्ल्ड सिटी के बीचों बीच में है और एफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस शहर के बीचों बीच में है। यानी वहाँ पहले से ही लाखों करोड़ों टूरिस्ट आते हैं, तो वह एक एडिशनल अट्रैक्शन बन जाता है। जबकि स्टैचू ऑफ यूनिटी अपने आप में ही एक डेस्टिनेशन है, इसके लिए स्पेशल ट्रैवल करना पड़ता है। इसीलिए स्टैचू ऑफ यूनिटी के मुकाबले स्टैचू ऑफ लिबर्टी और एफिल टावर को देखने ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी पर टूरिज्म संख्या देखें तो साल 2019 में 27 लाख और साल 2022 में 46 लाख और साल 2023 में 50 लाख आते हैं। वहीं ताजमहल की बात करें तो औसतन हर साल 70 से 80 लाख टूरिस्ट आते हैं, लेकिन यह आंकड़ा कोविड से पहले का है। यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी का फुटफॉल अच्छा है, लेकिन अभी भी ताजमहल से पीछे है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की लागत 2,989 करोड़ है, तो अगर हर साल 70 लाख टूरिस्ट आए तो टिकट से लगभग 120 साल में लागत वसूल होगी। और अगर साल में 1 करोड़ टूरिस्ट आए तब भी 80 से 85 साल लगेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी की लागत को रिकवर होने में। लेकिन हर साल मेंटेनेंस खर्च, स्टाफ खर्च और बिजली, सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर करोड़ों खर्च होते हैं। इसका मतलब है कि टिकट कमाई से यह कभी भी अपनी लागत रिकवर नहीं कर पाएगा। अब सरकार का तर्क यह है कि इनडायरेक्ट इकोनॉमी इम्पैक्ट टिकट से कहीं बड़ा है। नर्मदा और आसपास के इलाकों में होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, रोजगार बढ़ा और गुजरात में टूरिस्ट फ्लो बढ़ा। दूसरे स्थानों पर जैसे गिर सोमनाथ, द्वारका का भी फायदा हुआ। CSR और स्थानीय विकास जैसे रास्ते, एयरपोर्ट, ट्रेन कनेक्टिविटी से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा। यानी सरकार इसे प्रॉफिट मेकिंग टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि रीजनल डेवलपमेंट इंजन प्लस नेशनल सिंबल के रूप में देखती है। स्टैचू बनाने के लिए केवड़िया, कोठी, बघोड़िया जैसे गांवों से जमीन ली गई 375 हेक्टेयर और इससे पहले इन गांवों से सरकार ने डैम के लिए काफी जमीन ले ली थी। लेकिन अब टूरिज्म इंफ्रा के लिए इन आदिवासियों से और जमीन ली गई। अब इस चीज को लेकर ताड़वी ट्राइब के लोग विरोध कर रहे हैं और 22 सरपंचों ने PM को लेटर लिखा जिसमें 75,000 ट्राइबल्स ने प्रोटेस्ट किया। लेकिन 31 अक्टूबर साल 2018 में स्टैचू ऑफ यूनिटी की उद्घाटन हुआ और लोग सरकारें बहुत खुश थी और खुश भी होना चाहिए। लेकिन इन आदिवासियों का 72 गाँव में चूल्हा नहीं जला और इस दिन को यह आदिवासी लोग ब्लैक डे के रूप में मनाया।
और इन ट्राइबल का एक लीडर डॉक्टर प्रफुल्ल ने कहा, एकता की मूर्ति बनाने के लिए विनाश। हाँ दोस्तों, पटेल ने देश को एक किया, लेकिन यहाँ आदिवासियों की जिंदगी बिखेर दी गई, उनके घर उजाड़े गए, उनकी पारंपरिक जीवन खत्म और पर्यावरण को भी नुकसान हुआ। इसके अलावा नर्मदा के पास बायोडायवर्सिटी को भी नुकसान और पानी के संसाधनों पर भी असर पड़ा। लेकिन क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ये चाहते हैं? अब दूसरी तरफ देखें तो ऐसा नहीं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी बनने से उनका सब कुछ छिन गया, बल्कि उन आदिवासियों को बेहतर जिंदगी जीने का मौका मिला। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं, जिसके चलते इन गाँवों के आसपास होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, दुकानें, गार्डन, सफारी पार्क बनना शुरू हो गया और इससे लोकल लेवल पर ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल और गाइड सर्विस में काम मिलने लगा। गाँव तक बेहतर सड़कें, स्ट्रीट लाइट, पीने का पानी, बिजली और मोबाइल नेटवर्क लोगों तक पहुँचने लगा। और तो और रेलवे नेटवर्क केवड़िया को विश्व का पहला ग्रीन सर्टिफाइड स्टेशन बनाया गया और कुछ गांवों में क्लिनिक और स्कूल की स्थिति और बेहतर किया गया। यहां तक कि सरकार भी इन आदिवासियों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लाती रहती है और CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी भी वहां के लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था लाती है। और टूरिज्म प्रोजेक्ट के तहत स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ ताकि स्थानीय युवा गाइडिंग, हॉस्पिटैलिटी और टूर ऑपरेटर का काम कर सके। अब एक कहावत सुनी होगी आपने कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यह कहावत बिल्कुल सही है। अब भले ही इन आदिवासियों से इनकी जमीन ली गई, लेकिन इन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला और दुनिया को अच्छे से समझने का मौका मिला। वहाँ के लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। अब इस स्टैचू को लेकर राजनीति की ओर देखें तो मोदी जी ने इसे अपनी इमेज से जोड़ा, और जोड़े भी ना क्यों, क्योंकि जो काम कांग्रेस को करना चाहिए मोदी ने किया, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस ने नेग्लेक्ट किया। लेकिन क्या पटेल RSS को सपोर्ट करते हैं? नहीं, क्योंकि उन्होंने RSS को बैन किया था और मोदी जी ने पटेल की छवि यूज करके पॉलिटिकल बेनिफिट ले रहे हैं। जैसे मायावती ने हाथी की मूर्तियां बनवाई या भोपाल झील पर स्टैचू, ये सब पॉलिटिक्स सिंबल हैं। लेकिन अगर सरदार पटेल होते तो जरूर कहते हैं इन पैसों का इस्तेमाल गरीबों पर करो। लेकिन अब एक सवाल आपसे, क्या ये मूर्ति एकता लाएगी या विभाजन बढ़ाएगी? दोस्तों, सच्ची श्रद्धांजलि मूर्तियों में नहीं, एक्शन में है। पैसे को एजुकेशन, हेल्थ पर लगाओ, आदिवासियों के अधिकार दो। यूनिटी तब आएगी जब सब बराबर होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर करें, और इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी आपको मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।